और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी काशी में कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेंगे। इसके पहले मंगलवार को भी सीएम काशी आए थे और पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया था। आतंकियों के संदिग्ध साथियों की गिरफ्तारी के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। प्रशांत कुमार ने अंसार गजवात उल हिंद प्रकरण से जुड़े 3 अभियुक्तों की भूमिका का खुलासा किया है। इन तीनों में से मुस्तकीम को पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी और इसने पूरे षड्यंत्र में मिनहाज और मसरुद्दीन की सहायता सक्रिय रूप से की थी। दूसरा है मुईद, जिसके मुस्तकीम के जरिए मिनहाज की पिस्टल उपलब्ध कराई। तीसरा और सबसे अंतिम व्यक्ति है शकील, इसने ही असलहों के प्रबंध कराने में भूमिका निभाई और मिनहाज को भी मदद की। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ की गई और उनसे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर 3 अन्य व्यक्तियों को आज दिनांक 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम क्रमशः शकील, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मुईद है। इसमें शकील नामजद अभियुक्त है एफआईआर में और इस पे जो आरोप है वो असलाह प्रबंध कराने में इसकी भूमिका है तथा मिनहाज को इस कार्य में जो इसने मदद की है असलाह खरीदने में, उस संबंध में इस पे मुख्य आरोप हैं। इसके साथ साथ अन्य आरोप भी इस पर हैं। कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों का यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंगटन नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को संज्ञान में लेते हुए यूपी सरकार के रवैये पर चिंता जताई। बेंच ने कहा यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, जबकि उत्तराखंड कह चुका है कि इस साल यात्रा नहीं होगी। वो राज्य सरकारों का रुख समझना चाहते हैं। देश के नागरिक पूरी तरह भ्रमित हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पूरे मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यूपी एटीएस ने मसरुद्दीन और मिनहाज अंसारी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुईद और शकील शामिल हैं। आपको बता दें कि बीते 3 दिन पहले रविवार को यूपी एटीएस ने काकोरी क्षेत्र के दुबग्गा इलाके से 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों को यूपी एटीएस कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पेश करेगी। उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम चीजों को लेकर हलचल तेज चल रही है, चाहे फिर वो आर्थिक हो या फिर विकास और सुरक्षा को लेकर। ऐसे ही हाल में बने नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल से कानून व्यवस्था को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। चौथे डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मुकुल गोयल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अब माहौल पर यहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश में चुनौती कानून व्यवस्था को थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के थी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपडेट है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विशाल प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या आपको पता ही है कि 22-23 करोड़ के आसपास है। तो इसमें जाहिर है जब इतने लोग होंगे तो फिर समस्याएं भी होंगी और हमारा क्राइम भी होगा। तो यहाँ पर हर तरह का क्राइम होता है और उससे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। महिला अपराध भी के प्रति भी हम लोग बहुत सजग हैं और उसको एक प्रायोरिटी एरिया मानते हैं। और कोई भी अपराध, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे अनुसूचित जाति के खिलाफ हो या किसी भी निर्बल वर्ग के खिलाफ हो, उस पे सही अपराध का पंजीकरण और फिर इन्वेस्टिगेशन करके अपराधी को सजा दिलाना, ये पुलिस का काम है और ये पुलिस करके दिखाएगी। अभी आपने एक बात की थी कि जब आप आए तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने पुलिस पर सीधा निशाना साधा था, इसको आपको क्या लगता है? देखिए, ये चुनाव के समय ऐसे आरोप लगते हैं। पुलिस का काम प्रोफेशनल तरीके से कार्य करना और शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराना है, जो कि पुलिस ने कराया। और कुछ जगह पे शिकायत ज़रूर आई है, तो उसमें हम लोगों ने जांच करके
जहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी रही है वहाँ पर कार्रवाई की है, और जहाँ पे कोई अपराध घटित हुआ है, कोई मारपीट की घटना हुई है तो मुकदमा कायम कराया गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने कहा तमाम त्योहार सामने हैं, तमाम त्योहारों की आपको तैयारी करनी है आगे आने वाले त्योहारों को लेकर के। कांवड़ की यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है और हालत ये है इस समय उत्तर प्रदेश में कि पिछली बार 3.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्री निकले थे, तो अब की बात सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि आप कैसे करेंगे? इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और इसमें एक कांवड़ यात्रा हम लोगों ने अलाउ जरूर की है, लेकिन साथ साथ में इसको ये भी हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और ऐसे लोग ही यात्रा में जाएं जो कि जिन्होंने कोई मन्नत मांगी हुई हो और जिनके लिए यात्रा ये जरूरी है, वही इस यात्रा को इस बार करें। ऐसा हम लोग परसुएट करेंगे कांवड़ संघों के माध्यम से। एक बात और आती है अक्सर कि जनता जो है अपनी शिकायत पुलिस के पास करने जाने में डरती है, क्योंकि पुलिस का जो रोल है, मुखड़ा है, वो जनता के प्रति उतना प्रिय नहीं, उतना ऐसा नहीं। देखिए, ये एक इस बात में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन इस जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं और कई कदम भी समय समय पे उठाए जाते रहे हैं। अभी हाल में ही ये भी हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है, जिसमें 24 घंटा कोई महिला पुलिसकर्मी तैनात रहती। इसमें महिलाएं भी जाके अपनी बात किसी समय भी निसंकोच कह सकती हैं और इसके अलावा हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति थाने में जाए तो उसकी सुनवाई ठीक से हो। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कवरेज होगा, तो इस तरह की शिकायतें स्वतः दूर हो जाएंगी। एक बड़ी बात आती है कि जब आपने ज्वाइनिंग की उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल एक बड़ी सफलता मिली, लखनऊ से आतंकी पकड़े गए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये आतंकी एक दिन के नहीं थे, बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। तो लंबे समय से काम कर रहे थे, पुलिस को मालूम क्यों नहीं हुआ? क्या इनका मुखबिर तंत्र, पुलिस का जो मुखबिर तंत्र था वो खत्म सा हो गया है? देखिए, जो पुरानी बात थी कि मुखबिर तंत्र पुलिस का होता था, उसमें तो जरूर अब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन उसकी भरपाई फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस से हो रही है और ये सब चीजें पता चलती हैं और कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस को गैदर करना, उसको डेवलप करना, कई बार जब जनता का सहयोग होता है। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि ये लोग जो रह रहे थे, ये जनता के बीच में ही रह रहे थे और वहाँ से भी हमें सूचना मिलनी चाहिए थी कि जब हम लोग से की जनता से यही अपेक्षा है कि कोई किराएदार उनके यहाँ कोई ऐसा आता है बाहर से तो उसकी भी वेरिफिकेशन पुलिस से कराएं, उसकी सूचना दें। और उसके अलावा कोई अराजकता वाली गतिविधियों में अगर हिस्सा ले रहा है या वो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसकी, तो उसको जनता पहचाने, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें नुकसान जनता का भी है। आपका उत्तर प्रदेश में पुलिस मुखिया बनना उस समय तय हुआ जब धर्मांतरण जैसा मुद्दा चरम पे था। अब धर्मांतरण के मुद्दों को आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका मामला पूरे देश में फैल चुका है, ये भी बहुत बड़ा संकट है। देखिए, ये एक एक्ट यहाँ पे पास हुआ है और ये एक समस्या है और इस एक्ट के पारित होने के बाद में कई ऐसे मामले निकल के आए हैं जहाँ पर जबरदस्ती ये चीज़ की गई, धर्मांतरण। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है और उसका हम लोग सम्मान करना चाहिए, करते हैं। लेकिन जहाँ पर शिकायत आएगी और ये पता चलेगा कि जबरदस्ती किसी को के साथ किया जा रहा है किसी भी धर्म को पालन करने के लिए, वहाँ पे ये एक्ट काम आएगा और पुलिस उस पर एक्शन लेगी और ले रही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे मुकुल गोयल साहब,
पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के नई भर्तियां करेंगे और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे। आतंकियों से निपटने की बात भी कही, साइबर क्राइम में लोगों को सजग रहने के लिए बात कही। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अनिल के अंकुर। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए अलकायदा के आतंकी मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन को उनके मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एटीएस आतंकवादियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आतंकियों का कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है ये कनेक्शन, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी निगाह कैलेंडर पर लाइए, पन्ने पलटते जाइए, तारीखें बदलते जाइए, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं मिलेगा जिसमें आतंकी हमला ना हुआ हो। आतंकी हमले के इस कैलेंडर में अगली तारीख उत्तर प्रदेश के नाम की आने वाली थी, लेकिन यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज ने आउटर लखनऊ में 3 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए अलकायदा के आतंकी मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन को उनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया। खबर थी कि आतंकियों के इरादे और मंसूबे खतरनाक हैं। इस बात की तस्दीक पर मुहर तब लगी जब गिरफ्त में आए आतंकियों ने एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे किए। आतंकियों ने इस बार उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिशें रची थी। साजिशें काशी, अयोध्या, मथुरा में बम धमाके की, साजिशें बकरीद से पहले आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की, साजिशें उत्तर प्रदेश के लोगों को खूनम खून करने की। लेकिन इन साजिशों से यूपी एटीएस टीम ने पर्दा हटा दिया, जिसके बाद एटीएस की टीम लगातार आतंकी मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन से पूछताछ करती रही और बड़े खुलासे भी किए। एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने कमांडर शकील के कहने पर पूरे लखनऊ शहर की रेकी की थी। धमाके के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह और खास मंदिर चुने गए थे। धमाका करने से पहले बकरीद के पहले बड़ी बैठक की तैयारी की जा रही थी। ये सारी जानकारी एटीएस को मिन्हाज के सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। आतंकी मिन्हाज ने खुलासा किया है कि वो अंसार गजवात उल हिंद का नेटवर्क फैलाने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता था, जिसके बाद कानपुर के 8 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के फोन बंद जा रहे हैं। ये सभी आतंकियों से मिले हुए थे, उनकी आतंकी गतिविधियों का हिस्सा बन चुके थे। ये कहाँ है, इनकी कोई लोकेशन का अभी तक पता नहीं चला है। एटीएस की टीम 3 दिन पहले मिली फोन की लास्ट लोकेशन पर काम कर रही है। साथ ही एटीएस ने ये भी खुलासा किया कि इन दोनों आतंकियों के फोन से 178 बार फोन किया गया, जिनमें से 7 कॉल पाकिस्तान में भी की गई हैं। रिमांड में पूछताछ के दौरान आतंकियों ने एटीएस को अपने मददगारों के नाम बताए, जिसके बाद एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एटीएस ने कानपुर के 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा राजधानी में आज एटीएस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए शकील को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि शकील दिखावे के लिए ई रिक्शा चलाता था। तो वहीं कानपुर के पनकी गंगागंज से भी 3 महिलाओं के इन आतंकियों के संपर्क में होने का खुलासा हुआ है। एटीएस की टीम ने देर रात गंगागंज की झोपड़पट्टी में छापेमार कार्रवाई की, लेकिन एटीएस के पहुंचने से पहले ही गैंग की महिलाएं फरार हो चुकी थी। तो वहीं एटीएस आतंकियों और धर्मांतरण के मामले यानी कि 21 जून को लखनऊ से गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम के बीच कनेक्शन को तलाश रही है, जिसका साफ कारण यही कि मौलाना उमर गौतम मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनका इस्तेमाल मानव बम की तरह करने की फिराक में था। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं साथ मिलकर ये दोनों आतंक के खेल को आगे तो नहीं बढ़ा रहे थे। एटीएस की टीम ने दोनों आतंकवादी मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन को मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया।
एटीएस की पूछताछ में मिनाज और मसीरुद्दीन ने कश्मीर में 3 महीने तक आतंक फैलाने की ट्रेनिंग लेने का भी खुलासा किया है। एटीएस की टीम आतंकवादियों की कनेक्शन खंगालने में जुट गई है। कानपुर के चमनगंज, जहां के हिस्ट्री शीटर ने उसे पिस्टल और गोला बारूद मुहैया कराया था, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। वहीं एटीएस के सूत्रों से ये बात भी सामने आई है कि मिनाज और मसीरुद्दीन को जांच के लिए कश्मीर भी ले जाया जा सकता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। ये तहरीर कोरोना काल के दौरान हुई अस्पतालों में उपकरणों की खरीद में घोटाले को लेकर दी गई है। इस तहरीर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, प्रमुख सचिव आलोक कुमार, एसजीपीजीआई और लोहिया अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स के नाम हैं। तो वहीं संजय सिंह के आरोप लगाने के बाद प्रमुख सचिव और मंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपों को निराधार बताया। देश में तीसरी लहर की आशंका के नाम पर बड़े पैमाने पर चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ। बच्चों के वेंटिलेटर खरीदने के नाम पे, तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदने के नाम पे, और इससे संबंधित मैंने अनेकों कागज सामने किए कि जो वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश के ही केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में 10 लाख में खरीदा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे मेडिकल कॉलेज में 27 लाख, 22 लाख, 35 लाख मनमाने ढंग से खरीद रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना महंगे दाम पे खरीद रही है। इसको कहते हैं शमशान में दलाली खाना। इसको कहते हैं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। आप बच्चों के वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए कि खुद मंत्री इस भ्रष्टाचार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान पाक को लेकर फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 52 मुल्कों में संचालित हो रहे मदरसों में पढ़ाए जाने वाली कुरान मजीद के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मदरसों के माध्यम से छोटे बच्चों को दी जा रही तालीम दुनिया के लिए एक चैलेंज है। मैंने यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स में भारत सहित 52 मुस्लिम मुल्कों में संचालित हो रहे मदरसों में पढ़ाए जा रहे कुरान मजीद, जो कि आतंक की शिक्षा देता है, जो अल्लाह के नाम से एक झूठी किताब है, उसको बंद किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। कुरान की मदरसों के माध्यम से छोटे बच्चों को दी जा रही तालीम पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। अगर कुरान की तालीम रोकी न गई या ये 26 आयतें जो आतंक को बढ़ावा देती हैं हटाई नहीं गई, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम जंग शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद से खबर है, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की सेवियर सोसाइटी में एक महिला अचानक 9वें फ्लोर से नीचे गिर गई। आनन फानन में गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद महिला बालकनी में गई और तभी अचानक फिसलने से वो नीचे गिर गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के मकोइया में माफिया खान मुबारक के रिश्तेदार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खान मुबारक के बहनोई मोहम्मद उमर की 50 लाख की लागत से बनी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। यह बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण करके अवैध पैसों से बनाई गई थी। मोहम्मद उमर खान मुबारक के लिए काम करता था, जिसके बाद आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। बाराबंकी जिले में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरकार द्वारा बनवाए गए ट्रॉमा सेंटर का हाल बेहद बुरा है। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करवाने आए लोगों के साथ एक लापरवाही का मामला सामने आया। यहां कर्मचारियों की लापरवाही द्वारा लगाए गए गलत तरीके से वीगो लगा दिया गया। हालत गंभीर होने पर पीड़ित वीरेंद्र को ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जब इस घटना को कवर किया गया तो कर्मचारी ने वीगो हटा दिया। इतना ही नहीं, गंभीर मरीजों को भर्ती करने के बाद उनके परिजनों से बाहर से महंगी दवाइयां लाने के लिए पर्चियां भी थमाई जा रही हैं।
बकरीद से पहले शाहजहांपुर की बकरा मंडी में एक बकरा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल इस बकरे की कीमत इसके मालिक ने 27 लाख रुपए लगाई है। बकरे के मालिक का दावा है कि बकरे के शरीर पर न केवल अल्लाह लिखा हुआ है बल्कि कुरान की कई आयतें भी कुदरती तौर पर लिखी हुई है। लिहाजा वो उसे बकरीद पर 27 लाख की कीमत पर ही बेचेगा। 27 लाख के बकरे की बात सुनकर लोग उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्राचीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर के लोगों की सालों से चली आ रही मांग को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही पांडव टीले पर खुदाई का काम शुरू करा दिया गया। पांडव टीला जल्द ही आइकॉनिक साइट के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके लिए एएसआई की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और सोमवार को टीम की ओर से पांडव टीले पर मौजूद अवशेषों को निखारने और आसपास नए अवशेषों को तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले दिन ही कई प्राचीन अवशेष टीम को नजर आए। बताया जा रहा है कि बीती फरवरी में संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पांडव टीले की परिक्रमा कर इसे संवारने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसका असर अब दिखने लगा है। ये कर्ण घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा जी थी, गंगा जी थोड़ी हट गई हैं। जो यहाँ पर स्नान करके कर्ण इस स्थान पर बैठ के सवा सोना रोज याचकों को दान करते थे। जो कवच कुंडल दान करे इंद्र को, वो विश्व प्रसिद्ध घटना यहीं पर घटित हुई। ये पुराना मंदिर, पुरानी जगह, मूर्ति कोई नहीं थी इसमें। मृत्युंजय में इसका वर्णन है। काफी समय से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मानसून की पहली बारिश से जहां राहत मिली है, तो वहीं बारिश कई गांव वालों के लिए आफत भी बन रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से इस क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर हैं। राजबाहे की पटरी टूटने से एक गांव के दर्जनों घर जलमग्न हो गए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा पर बने हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण सहारनपुर जिले की तहसील बेहट के कई गांव में पानी घुस गया। यमुना नदी में बैराज से छोड़े गए पानी के कई गांव में खेती और आबादी को नुकसान पहुंचाया। जिला प्रशासन ने यमुना के आसपास बसे गांव में अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए। वहीं कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में 1 साल की छूट दी जाएगी। ये फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में तय किया गया कि कैंपा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में उप समिति बनाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।